देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और एक अच्छी जॉब ना मिलने की वजह से मैं काफ़ी संघर्ष करता रहा। इस समय मैं एक रेस्टोरेंट पर काम करता था जहां मेरी नाइट की शिफ्ट थी और मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक तो रात में काम करना पड़ता और ऊपर से एक महीने की सैलरी भी काफ़ी कम थी, जिस कारण मेरा इस काम में मन ही नहीं लगता था। एक दिन मेरे फ़ोन पर जॉब का एक नया नोटिफिकेशन आया। फ़ोन के नोटिफिकेशन के अनुसार मुझे जंगल के बगल में वर्क करना था। काम कुछ नहीं था, बस बैठे बैठे जंगल के एक हिस्से पर निगरानी रखनी थी। पहले तो मुझे लगा कि मेरी किस्मत को ऐसा कार्य कहाँ पर मंजूर है जो मुझे बैठे बैठे आराम से कुछ प्रदान कर सके, लेकिन मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। लगभग 2 दिन के बाद मुझे एक कॉल आई जिस पर बताया गया कि मेरी जॉब लग गई है। खुशी के मारे तो मैं उछल पड़ा और आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिंदगी में पहली बार किस्मत ने मेरा साथ दिया था। उसके बाद मुझे एक नेशनल हाईवे पर एक बड़े से टावर पर स्थापित किया गया। सबसे पहले कुछ लोगों ने मुझे ऑफिस में बुलाया और सारे काम के बारे में अच्छे से समझा दिया। काम बड़ा ही सख्त था और हर घंटे में मुझे एक जंगल के एक हिस्से पर अपनी दृष्टि बनाए रखनी थी, खासकर रात के वक्त जब तक कि दूसरा कार्यकर्ता वहां पर नहीं पहुंच जाता। मेरा पहला दिन था। मैं अपना सारा सामान पैक करके उस स्थान के लिए निकल गया जहां एक कमरा बना हुआ था। जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो खुशी मेरे चेहरे पर साफ झलक रही थी। उस कमरे के अंदर सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। टीवी, फ्रिज और भी ऐसी कई सारी चीज़ें थीं जो मुझे गर्मी के बचाव के साथ साथ मनोरंजन भी दे सकती थी। हर महीने इतनी अच्छी सैलरी मिले तो कोई भी इस काम के लिए मना नहीं करेगा। जो काम मुझे इस वक्त बहुत आसान लग रहा था उसकी वास्तविकता से मैं अभी अनजान था। लेकिन मेरे लिए अच्छी खबर ये थी कि इस अड्डे के दाएं तरफ एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बना हुआ था जो करीब 400 मीटर दूर था, लेकिन रात के वक्त वो भी बंद हो जाता। अपना सारा सामान कमरे में रखने के बाद मेरे अलावा जो कार्यकर्ता मुझसे सीनियर था वो मेरे कमरे में आ गया और फिर उसने मुझे वहाँ के कुछ सख्त रूल्स के बारे में बताया। पहला और बेहद सतर्कता बरतने वाला नियम ये था कि हर घंटे में मुझे कमरे से बाहर निकलकर हाईवे के साथ साथ बगल में मौजूद जंगल पर निगरानी रखनी थी। मैं सब लोगों से ये बात जानना चाहता था कि ऐसा यहाँ पर क्या है जिसकी वजह से मुझे निगरानी रखने के लिए यहाँ पर रखा गया है। वहाँ के लोगों का कहना था कि चोर और डाकुओं का चक्कर है, लेकिन कुछ लोग इन बातों को बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं थे। बाद में मैंने भी पूछना सही नहीं समझा और उसके सख्त नियमों को ध्यानपूर्वक सुनने लगा। दूसरा रूल्स ये था कि जैसे मुझे जंगल के अंदर हलचल होते हुए नजर आई तो कमरे के अंदर लगे टेलीफोन से मुझे कॉल करना है और सबसे पहले वहाँ के उच्चतम अधिकारी को ये बताना है। फायर ब्रिगेड को बताने का कार्य बाद का था। तीसरा नियम कुछ ऐसा था कि मुझे रात में नींद नहीं लेनी है। अगर गलती से भी मैं सो गया तो मुझे अपने फ़ोन में अलार्म भर लेना है, क्योंकि यहाँ कभी भी लूटमार हो सकती है। जो काम मुझे ऐसा लग रहा था उसने कुछ ही शब्दों में कठिन बना दिया। कुछ ऐसे शब्द का बखान हुआ कि मैं थोड़ा सहम गया। संपूर्ण बात बताने के बाद वो अधिकारी वापस पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचने के बाद उसका चेहरा मानो मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। असमंजस में पड़ने के कारण मैं भी उस बड़े अधिकारी से कुछ पूछ नहीं पाया, क्योंकि उसका व्यवहार मुझे सीरियस लग रहा था। पीछे मुड़ते ही उसने मुझसे कहा, ध्यान रहे, रात के 11 बजे के बाद दरवाज़ा खोलने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जिसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये बात काफ़ी सीरियस लग रही थी। उस समय मैं एकदम खामोश था, क्योंकि उनकी एक एक बात मैंने अपने दिमाग में बैठा ली थी। धीरे धीरे वक्त कटने लगा। एक खूबसूरत नज़ारा जो वाकई मेरे दिल को जीत चुका था। काश मेरे पास कैमरा होता तो मैं शानदार फ़ोटो क्लिक कर पाता, लेकिन वैसे भी इतना टाइम कहाँ मिलने वाला था कि मैं फ़ोटो क्लिक कर सकूं। आज दिन भर की दौड़ की वजह से मैं काफ़ी थक चुका था, जिस कारण मैं बेड पर लेट गया, लेकिन भूल भूल में मैंने फ़ोन के अंदर अलार्म भी नहीं भरा और गहरी नींद में सो गया। फिर उस घर के अंदर लगे फ़ोन की घंटी बजने लगी। वॉल्यूम इतना ज़्यादा था कि पूरा घर गूंज गया।
मैं तत्काल ही उठा तो मैंने देखा कि फ़ोन पर कोई अननोन नंबर था। उसके बाद मुझे सामने से आवाज़ आई, तुमने अभी तक सही से काम नहीं किया है। हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि अपने काम को सही करने पर ही तुम इस काम को निभा पाओगे और तुम्हें कुछ ऐसे दृश्य का सामना करना होगा जो तुम्हें इस जॉब से तो नहीं निकाल पाएंगे लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, ये बात सुनकर मैं पूरा अंदर तक हिल गया। मैंने काफ़ी माफ़ी मांगते कहा कि दिन भर की थकावट की वजह से मुझे गहरी नींद आ गई है। फिर बाद में मैं उस कमरे से बाहर निकला और जंगल के एक हिस्से को घूरने लगा। उस जंगल के इलाके के अंदर अभी तक सब कुछ एकदम खामोश था। काले काले बादल और बिजली कड़कने की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी थी, यानी कि मौसम ख़राब हो चुका था। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि ना ही तो जंगल में कोई हलचल हो रही थी और ना ही दूर दूर तक किसी चीज़ के होने का आभास हो रहा था। करीब 10 मिनट तक मैं बाहर खड़ा रहा, लेकिन इसके बाद भी मुझे जंगल में कोई हलचल महसूस नहीं हुई, जिसका संकेत था कि अभी सब कुछ सही चल रहा है। फिर मैं वापस रूम की तरफ लौट गया, लेकिन दिन में काफ़ी सौंदर्य रूप प्रतीत होने वाला ये जंगल रात में किसी भय का समंदर बन चुका था। हर जगह बस घनघोर सन्नाटा और अंधेरा ही नजर आ रहा था। लेकिन उस जंगल के पास में सटा हुआ ये मकान रोशनी से जगमगा रहा था। इतने में ही किसी के दरवाज़ा खटखटाने की एक आवाज़ आई। एक बार के लिए मैंने दरवाजे की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि जैसा कि मेरे को बताया गया था कि भूलकर भी रात के समय मुझे अपने इस मकान के दरवाजे को बिल्कुल भी नहीं खोलना है, खासकर उस वक्त जब कोई मुझे दरवाज़ा खोलने को कहे। और उसी दौरान मुझे किसी चीज़ के जलने की बदबू आने लगी। ये बदबू इतनी तेज़ थी कि मुझे जाली से होते हुए ये देखना पड़ा कि जंगल में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। और जब मैं खिड़की से झांकते हुए इस नज़ारे को देख रहा था तो मैंने देखा कि कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा धुआं आसमान में उड़ रहा था। तकरीबन आधे घंटे तक मैं उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन उस धुएं की समाप्ति नहीं हुई। और सब कुछ इस प्रकार चलता देख यकीनन मुझे विश्वास हो गया कि अब जंगल में कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मैंने तुरंत ही बड़े अधिकारी को फ़ोन करने का सोचा। फ़ोन करके मैंने इसके बारे में बताया तो सामने वाले अधिकारी ने तुरंत ही इसकी जांच करना शुरू कर दिया। बाद में मुझे कॉल आई और तब जाकर मुझे पता चला कि जंगल में कुछ कैंपिंग के दौरान इस तरीके का धुआं उत्पन्न करते हैं। ये धुआं जंगल में लगने वाली अग्नि का नहीं है, बल्कि ये पतला धुआं है। जंगल में लगी आग वाला धुआं तो काफ़ी गहरा और मोटा होता है। उन्होंने मुझे सतर्कता बरतने को कहा और साथ ही बताया कि छोटी मोटी प्रॉब्लम के कारण आप हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये सुनकर मुझे खुद में बेइज्जती महसूस हुई। मैंने माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूँगा। खैर उस वक्त तो मैंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अब जो होने वाला था इसका अंदाज़ा लगाना एक इंसान के बुरे सपने जैसा था। उस घनी अंधेरी रात के बीच पेड़ों के सरसराने की आवाज़ के साथ साथ कुछ अजीब आवाज़ें भी मेरे कानों में पड़ने लगी। इन आवाज़ों में खौफ की अहम भूमिका थी और अब जंगल में कुछ अजीब सा हो रहा था। मैं ये सूचित करने ही वाला था कि अचानक ही ऐसा लगा कि कोई जूते पटकते हुए कमरे के पास पहुंच गया है। मैं कमरे की खिड़की से झांक कर देखने लगा, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गया कि वो सिर्फ आवाज़ थी, वहाँ किसी का नामो निशान नहीं था। इतने में ही बगल में मौजूद फ़ोन की घंटी बजी। उस घर के अंदर तकरीबन 4 फ़ोन का इस्तेमाल किया जाता था। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, तुम अपनी नरक यात्रा तय करने वाले हो, तैयार हो जाओ, तुम्हारी मौत निश्चित है। और इतना सुनकर मेरे फ़ोन में एक अजीब सी थरथराहट होने लगी। एक तो इस आवाज़ ने मुझे कपकपा सा दिया था और दूसरी तरफ ऐसा भी लग रहा था कि मैं जंगल की लताओं में बुरा फंस गया हूँ। पहले तो जहाँ खामोशी की चादर चढ़ी हुई थी, तो अब धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। फ़ोन आने पर अजीब आवाज़ों का आना और कुछ ऐसी हरकतों का होना जो आम बात नहीं थी। तभी मेरे कान में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ भी आई। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे जस्ट पीछे खड़ा होकर कुछ बोलने का प्रयास कर रहा है। तभी मैं पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था और काले बालों से भरपूर खून से सना हुआ एक हाथ मुझे ऊपर वाले पंखे के ऊपर से लटका हुआ दिखाई दिया। और अब इस बात को समझना बेहद आसान था कि यहाँ कुछ भूतों का वास है, लेकिन भय को भी डरा देने वाला ये नज़ारा अभी तो सिर्फ शुरुआत था। खौफनाक चीज़ें देखना तो मेरी किस्मत का खेल था जो अभी बाकी था। उस हाथ के डर से मैं उस घर से बाहर निकल गया
उस घर से बाहर निकलते ही सबसे पहले मेरा सामना एक भालू से हुआ। जंगल के अंदर घूमता वो भालू जो मेरे ऊपर अटैक कर सकता था। मैं उससे बचने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ा रहा, लेकिन एक तेज स्पीड में चलती हुई ट्रक ने उस भालू को कुचल दिया। मेरे पास लोगों को सूचित करने के लिए कोई रास्ता भी नहीं था, मैं केवल देख सकता था। और इतने में ही मुझे उस जंगल के बीचों बीच एक ऐसा नज़ारा भी दिखा जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। सड़क के ऊपर सफ़ेद कपड़े पहने एक आदमी टहल रहा था। ट्रक नंबर MP 786 एक बार फिर मुझे नजर आई। इसकी स्पीड एक नॉर्मल ट्रक के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी। उसने उस आदमी को हवा में उछाल दिया और धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा, और उसके बाद उस ट्रक ने उसे अपने तले रौंद दिया। ये नज़ारा इतना खौफनाक था कि मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वो पूरी की पूरी सड़क अब खून से लाल हो चुकी थी। अब मैं भी जान चुका था कि मुझे इस जंगल में इसी ट्रक की निगरानी रखने के लिए छोड़ा गया है, कहीं ये ट्रक कोई अनर्थ ना कर दे। मुझे तो उस सड़क को देखकर ही भय का एहसास हो रहा था। एक बार फिर मुझे वही ट्रक नज़र आई, लेकिन इस बार उसकी स्पीड बेहद कम थी। जंगल के अंदर इतना सन्नाटा था कि वो उस सन्नाटे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उस हाईवे के बीचों बीच आकर उस ट्रक ने एक ब्रेक लगाया और फिर उसका दरवाज़ा खुल गया। उस अज्ञात ट्रक के अंदर से कोई भी नहीं उतरा, लेकिन उसका दरवाज़ा ओपन हो गया। अभी तो सिर्फ उसे ट्रक का एक छोटा सा नज़ारा दिखा, और उस ट्रक के पीछे वाला दरवाज़ा खोलने के बाद जो दृश्य पैदा हुआ, शायद वो हर इंसान की कपकपी छुटाने के लिए काफ़ी होता है। जैसे उस ट्रक का दरवाज़ा खुला तो उसके अंदर से मांस की बारिश होने लगी। टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ वो इंसानी मांस सड़क के ऊपर बिखर गया। कुछ पलों की खातिर तो मुझे उल्टी होने लगी, क्योंकि ये इंसानी मांस था, और ट्रक को पूरी तरह इस तरह इंसानी मांस से भर देना कोई आम बात नहीं थी। तभी मैं भागता हुआ वापस से कमरे की तरफ जाने लगा, लेकिन इससे पहले ही किसी ने मेरा पाँव जकड़ लिया और मैं वहीं नीचे गिर पड़ा और इमरजेंसी फ़ोन मिलाने की अब मैं कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी किस्मत से फ़ोन भी आसानी से लग गया। जब फ़ोन उठाया गया तो मैंने हाँफते हुए सारी बातों को विस्तार से बताया, और इसी तरह एक इमरजेंसी टीम उस जंगल के अंदर पहले से रखी जाती है जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती है। मुझे विश्वास था कि मेरी मौत से पहले वो लोग यहाँ आकर मेरी ज़िंदगी बचा लेंगे। सामने से मुझे काफ़ी डांट भी सुनने को मिली, लेकिन अब मैं इस जॉब को छोड़ने की पूरी फिराक में था। 1% भी चांस नहीं था कि अब मैं इस जॉब को करूं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डालकर जॉब करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और मैंने भी यही किया। और मैं इस जॉब को छोड़ने के लिए इस्तीफ़ा देने को तैयार हो गया। खैर, जैसे तैसे वो टीम उस जगह पर पहुंची और मुझे सही सलामत अपने घर तक पहुंचा दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद मैं इस काम को छोड़ने पर मजबूर हो गया, क्योंकि अपनी ज़िंदगी के साथ खेलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और आज तक मैं यही सोचता हूँ कि उस घर के साथ साथ उस हाईवे पर ऐसा कौन सा प्रेत है जो ट्रक लेकर घूमता है, जिसकी असीम शक्तियाँ किसी को भी मौत के घाट उतार सकती हैं। कुछ लोगों की माने तो उनका कहना है कि सालों पहले वहाँ एक ट्रक ड्राइवर जो कुछ चोरों के चंगुल में फंस गया और उसके साथ लूटमार करके पासी के खाई में ढकेल दिया। उस दिन के बाद उसे इस जंगल से नफरत होने लगी। वो इस जंगल को उजाड़ना चाहता है। कभी जंगल के अंदर अपने आप ही आग लग जाती है, तो कभी अपने आप ही किसी की मौत हो जाती है। आज वहाँ काफ़ी सारे लोग अपनी मौत की प्राप्ति कर चुके हैं, लेकिन असलियत क्या है और क्या झूठ है दोस्तों, ये तो मैं भी नहीं जानता। लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक भयानक दौर उस दिन के बाद वहीं ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।